हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 7 है। और सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि प्रैक्टिस सेट की तरह आपको ये सारे प्रश्न जो है सॉल्व करने हैं। और इसके साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हों या डिटेल्स हों उनको बताता हुआ चलूं। और इसके बाद से अगर कुछ समझ में भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं पेपर 1 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना, तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको 2021 से लेके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 2021 से लेके 2022 के बीच में जो अलग अलग शिफ्टों में पेपर 1 का एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर जाना है। आपकी अगर पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो तो भी आपका समझ का जो स्तर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा पेपर 1 में। और बाकी आपका पेपर 2 जो भी सब्जेक्ट है आप उसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसकी तो अलग बात है, वो आप अपने तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रीवियस ईयर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान होता है अगर आप बेहतर स्कोर पेपर 2 में भी करना चाहते हैं। लेकिन पेपर 1 में आपको 2021 से 22 के बीच में, मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले से भी एग्जाम हो रहा है, आप 2016-15 उससे भी पहले से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आपको फायदा नहीं देंगे क्योंकि वो अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपका 2021 से 22 के बीच के अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इससे ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बाकी इस जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सीरीज के अंतर्गत 500 प्लस, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। तो इसलिए इस सीरीज को पूरे तरीके से फॉलो करिएगा, जितने भी वीडियो मैं इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी 500 प्लस क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, उससे अधिक भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं बोलता हूं कि किसी टॉपिक में अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है अलग अलग यूनिट से, तो आप उस यूनिट के बारे में मेंशन करें और उनमें कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और लास्ट में आपका जो भी स्कोर होगा, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी आप मेंशन करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप बातों को समझ पा रहे हैं। ईमानदारी से मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता इस बार मिलेगी। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई देता है और ये क्वेश्चन आपका 126 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 125 क्वेश्चन को कवर कर लिया था, मतलब वहाँ तक कवर किया था। और उस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराया था और आज के इस वीडियो में आपको कुछ उससे अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले यूनिट से है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूनिट के अंतर्गत 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक गद्यांश या एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन 5 आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद से देना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, गद्यांश आपको दिया गया है, गद्यांश को रीड आउट करना है। या तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए, फिर उसके बाद से आंसर दीजिए, या तो पूरा गद्यांश को पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट है कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कैपेबल आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करिए एक एक करके, ये जो 5 क्वेश्चन इस गद्यांश से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 126 में, कि कक्षा प्रबंधन परंपरा के अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधक इन सभी विकल्पों में से क्या हो सकता है। यानी कि जो क्लास मैनेजमेंट के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है कि कक्षा प्रबंधन परंपरा जो कि पहले से चली आ रही है उसके अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधक क्या होगा इन चारों विकल्पों में से, ये आपको बताना है। देखिए पहला दिया गया नियमों पर बने रहने की वकालत करता है। बी दिया गया कि अनुचित व्यवहार को बदलने अथवा उसे संशोधित करने पर बल देता है। सी दिया गया उन हस्तक्षेपों को शामिल करता है जो संप्रेषण कौशल पर जोर देते हैं। और डी दिया गया कि विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठन में सहभागी बनाने हेतु कक्षा नियमों और परिणामों और रूटीन को शामिल करता है। अब इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। अब आपको क्या करना है कि सीधे अब गद्यांश पे चले जाना है और गद्यांश को आपको रीड आउट करना है। अब देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आपका सॉल्व होता चला जाएगा, हो सकता है बीच के पैराग्राफ से क्वेश्चन बना के दे दे। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और देखना है कि इसके बारे में बात कहाँ पर की जा रही है पूरे गद्यांश में, वहीं पर आपका आंसर निकल कर आएगा।
अब बोला जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कक्षा अनुशासन का मुख्य बल इस बात पर होता था कि विद्यार्थियों के दुर्व्यवहारों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। इस अवधि के दौरान कक्षा प्रबंधन में मानवतावादी और प्रायोगिक व्यवहार विश्लेषण उपागमों में समानता की अवधारणा पर जोर दिया गया। ये दोनों परंपराएं प्राथमिक रूप से कक्षा प्रबंधन की निवारक प्रणाली होने के बजाय प्रतिक्रियावादी प्रणाली है, और यह कि ये प्रणालियां दुर्व्यवहार की घटना घटित होने से पहले नहीं बल्कि उसके बाद समाधान मुहैया कराने का प्रयास करती थी। हालांकि बिल्कुल हाल में हुए शोध में कक्षा प्रबंधन के लिए एक अन्य उपागम मुहैया कराया गया है, जो कक्षा व्यवस्था और अनुशासन का प्रश्न प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि निवारक के रूप में करता है। अब देखिए, इस तरीके से गद्यांश को आप पूरा रीड आउट कर जाएंगे। मैंने तो यहाँ पर पढ़ के आपको बता दिया, लेकिन जो इसको पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकला है इस क्वेश्चन का, चूंकि मैं आपको करा रहा हूँ तो पहले से मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कक्षा प्रबंधन परंपरा के अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधन जो है आपका यही होता है कि विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठन में सहभागी बनाना है आपको, यानी जो भी क्लासरूम में पढ़ाई का आपका चल रहा है पूरा प्रोसेस, तो उसमें जो है इनको सक्रिय रूप से पठन पाठन का सहभागी बनाना है, और इसके साथ ही साथ कक्षा नियमों और परिणामों और रूटीनों को इसमें शामिल करना। मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं होता है जो रूटीन है कि कितने बजे से क्लास है वो अटेंड करना है, उसका फिर जब एग्जाम होते हैं उसमें क्या रिजल्ट है, फिर उसके बाद से डेली रूटीन क्या उसको फॉलो करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया इस क्वेश्चन का, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 127। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक जो सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों एक साथ शीघ्र लागू करने पर बल देता है, माना जाता है कि वह अपना रहा है। कौन सा विधि यहाँ पर अपना रहा है ये आपको बताना है कि अगर कोई शिक्षक है जो सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों को एक साथ शीघ्र लागू करने पर बल देता है, तो माना जाता है कि वह अपना रहा है। कौन सी परंपरा या विधि को अपना रहा है, तो कक्ष प्रबंधन परंपरा, बी है आपका सहयोगात्मक अधिगम, सी है आपका अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा, और डी है आपका मानवतावादी परंपरा। तो देखिए, पैराग्राफ अलग अलग तरीके के होते हैं। मैंने कई पैराग्राफ आपको पीछे कराया जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाते थे संभवतः, लेकिन कई ऐसे गद्यांश या पैराग्राफ आपको देंगे जिसमें डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए वैसे अगर पैराग्राफ आपको दिखे तो पूरे गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, उसके बाद से एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। और ये कैसे होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा। बोला क्या जा रहा है यहां पर कि शिक्षक जो सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों को एक साथ लागू करने पर बल देता है, माना जाता है कि वह अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा को जो है अपना यहां रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ करना चाह रहा है, यानी सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों को एक साथ ही वो क्या करना चाह रहा है, लागू करना चाह रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा है। ये आपको याद रखना है। ये ना कक्षा प्रबंधन परंपरा है, ना सहयोगात्मक अधिगम है। यहाँ पर किसी प्रकार का सहयोगात्मक अधिगम आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मानवतावादी परंपरा एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि दंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा गद्यांश मिले जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर न समझ में आ रहा हो, तो आपको पूरा गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद से आपको राइट आंसर समझ में आने लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 128। देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक जो है इनमें से कौन सा हो सकता है, इन चारों विकल्पों में से, ये आपको बताना है। और ये भी आपको पूरा पैराग्राफ या गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है। अब देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है कि कक्षा में मुद्दों का निपटान करता है। बी ऑप्शन दिया गया है समस्या घटित होने से पहले उसे रोकता है। और सी दिया गया समस्या के घटित हो जाने के पश्चात उस पर चर्चा करता है। और डी दिया गया समस्या के घटित हो जाने के पश्चात उसके निदान का प्रयास करता है। अब इस चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर देना है। अगर आपने पूरा पैराग्राफ या गद्यांश पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक जो है इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समस्या घटित होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करता है। अब देखिए, कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक वही माना जाएगा कि घटना होने से पहले उसे रोक दे। बाकी कक्षा में मुद्दों का निपटान करता है, ऐसा नहीं है। मुद्दा होने का मतलब कि कोई मुद्दा हो चुका है, कोई समस्या उत्पन्न हो चुकी है, उसके बाद वो निपटान करता है, तो ये तो आपका होने से रहा है। और फिर सी है आपका समस्या के घटित होने के पश्चात, यानी बाद में जाकर क्या फायदा उससे,
ठीक है, सारा मसला हो ही चुका है वहां पर। डी है आपका समस्या के घटित हो जाने के पश्चात उसके निदान का प्रयास करता है, तो ये नहीं है। एक कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार यानी बेस्ट या अच्छा प्रबंधन माना जाएगा कि वो प्रभावी शिक्षक उसमें कौन हो सकता है, जो समस्या घटित होने से पहले जो है उसे रोकने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 129। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कोई शिक्षक प्रभावी प्रबंधक तभी होता है यदि वह, अब यहां पर बोला क्या जा रहा है कि कोई शिक्षक प्रभावी प्रबंधक तभी हो सकता है यदि उसके अंदर क्या आपको व्यवहार यहां पर देखने को मिले। अब देखिए पहला जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि दुर्व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया का प्रयास करता है, यानी कि कोई छात्र आपस में अगर दुर्व्यवहार करने एक दूसरे के साथ तो वो प्रतिक्रिया करने का प्रयास करता है, प्रतिक्रिया करता है या नहीं करता है वो बात की बात है। बी है आपका कि दुर्व्यवहार का कारण पता लगाने की कोशिश करता है। सी दिया गया दुर्व्यवहार के लिए विद्यार्थी को दंडित करता है। और डी दिया गया दुर्व्यवहार को रोकता है। अब यहां पर आपको, अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, देखिए यहां पर डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन पूरा पैराग्राफ जब अगर आप पढ़ लोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आने लगेगा। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस करिए। ये 5 क्वेश्चन आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, इसमें आपको एक भी नंबर गंवाने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। अगर आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्व्यवहार को रोकता है। यहां पर कोई शिक्षक प्रभावी प्रबंधक तभी माना जाता है, देखिए दुर्व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया का प्रयास करता है, एकदम नहीं। प्रयास करने का क्या मतलब, दुर्व्यवहार होता रहेगा, वैसे प्रयास करेंगे तो बच्चे आपस में उसी तरह हठी होते रहेंगे। लेकिन अगर आप तुरंत उसको रोकने का प्रयास करते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या छात्र ही है कुछ उसे अपशब्द बोल रहा है, तो तुरंत जो है आपको रोकना है और उचित बात वहां पर करनी है कि क्यों आप मतलब जानना है उसको कि क्यों दुर्व्यवहार कर रहा है, फिर उस दुर्व्यवहार को जो है उस छात्र से दूर करने का प्रयास करना है। तो यहां पर दुर्व्यवहार को रोकने का प्रयास करना है। बाकी यहां पर आपके ये जितने भी है ए बी सी ये सारे गलत हो जाएंगे, बस डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका कोई भी शिक्षक प्रभावी प्रबंधक तभी होता है जब वो दुर्व्यवहार को रोकने का प्रयास नहीं करता है, रोकता है उसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 130 और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 5वां क्वेश्चन है। चूंकि 5 क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी को पता है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि वह शिक्षक जो किसी अधिगमनकर्ता की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और मनोभावों पर बल देता है उसे क्या कहा जाता है, निम्नलिखित परंपरा का अनुपालन करता है। यानी कि ये जो बातें की गई है वो किस परंपरा का अनुपालन करता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर मैं ऊपर करेक्ट कर देता हूँ ऑप्शन ए को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ये आपका हो जाएगा मानवतावादी परंपरा, मानवतावादी परंपरा ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर मानवतावादी ये परंपरा आपका दिया गया, इसको मान लीजिएगा। फिर बी ऑप्शन है अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा है। सी है आपका कच्चा प्रबंधन परंपरा है। डी है आपका औपचारिक अनुशासन परंपरा है। अब इन चारों विकल्पों में से जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवतावादी परंपरा। देखिए वह शिक्षक जो किसी अधिगमनकर्ता यानी लर्नर है, जो सीखने वाला है, अधिगमनकर्ता की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और मनोभाव पर बल देता है, उसे कहा जाता है मानवतावादी परंपरा, क्योंकि वो उसकी इमोशन को समझना चाहता है। अगर मान लीजिए कि कोई शिक्षक अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं अगर वो लर्न नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो तुरंत उसको दंडित कर देंगे और उसे एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं कि नहीं ये कमजोर ही है पहले से और ये सीख नहीं सकता और इसका कुछ हो नहीं सकता। इस तरीके के शिक्षक होते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं जो उनके मनोभाव को समझते हैं, क्या कारण है जो वो सीख नहीं रहा है, क्या कारण है जिससे उसकी जो स्कोर है या उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर नहीं हो रही है, तो उसकी भावनाओं, मनोभाव और ज़रूरतों को वो समझता है। तो वो मानवतावादी परंपरा के अंतर्गत ही आता है, न कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा। कक्षा प्रबंधन से कोई मतलब है ही नहीं है। प्रबंधन से आप किसी छात्र के जो है मनोभाव को नहीं समझ सकते। वो मैनेजमेंट की बात है कि क्लासरूम कब चलेगी, कैसे चलेगा, क्या कुछ होगा, वो एक अलग मैनेजमेंट है। ठीक है, औपचारिक अनुशासन परंपरा, इससे भी आप किसी के भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों, मनोभाव को नहीं समझ सकते। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 131। देखिए ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है, यहां पर लिया गया और यहां पर पूछा जा रहा है कि स्तर को समावेशी अवबोध भी कहा जाता है। किस स्तर को बोला जा रहा है, यहाँ पर स्तर लिखा गया है। अधिगम की किस स्तर, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, अधिगम कुछ छूट जाता है यहाँ पर, अधिगम के किस
बाकी आप यहाँ पर इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। अधिगम के किस स्तर को समावेशी अवबोध भी कहा जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर, बी है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर, सी है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको हिंदी में विमर्शी चिंतन स्तर कह लीजिए कहते हैं, फिर डी है आपका स्वायत्त विकास स्तर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को पूरा करिएगा। अधिगम के किस स्तर को समावेशी समन्वयी अवबोध भी कहा जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर। देखिए टीचिंग 3 लेवल पे होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट में है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर मैंने ऊपर स्मृति स्तर के बारे में आपको बता ही रखा है, जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है छात्र के मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट को बैठाने का। फिर उसके बाद जब कुछ जानकारी उसे हो जाती है तो वो तथ्यों का बोध करने लगता है। बाकी जो लास्ट जो है आपका है विमर्शी या चिंतन स्तर, इसके बारे में एक बार और आप समझ लीजिए। देखिए विमर्शी एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी विमर्शी जो स्तर होता है एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है एवं इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ को विकसित किया जाता है। यानी कि छात्र जो है अगर कोई समस्या दी जाती है तो उसके विविध सॉल्यूशन को जो है उसके बारे में सोच सकता है, किसी तथ्य के बारे में अलग अलग तरीके से अपने थॉट प्रोसेसिंग को सोच सकता है। मतलब ये एक अलग लेवल आपका होता है, यानी लास्ट लेवल आप कह सकते हैं टीचिंग का। और ये समस्या समाधान को भी प्रस्तुत करने में आपका मदद करता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर भी ये जोर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 132 है। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि क्षेत्र मुक्त अधिगमनकर्ता की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं क्षेत्र मुक्त अधिगमनकर्ता के संदर्भ में। अब इन विशेषताओं को गौर से आपको पढ़ लेना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आपकी चलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक तो आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद से सी हो जाएगा और उसके बाद से ई हो जाएगा। पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करता है और सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकता है या सकती है, कोई भी, यानी कि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो उसके संदर्भ में यहाँ पर मेंशन है। और इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और आपको याद कर लेना है इन विशेषताओं के अंतर्गत कि तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्षेत्र मुक्त अधिगमनकर्ता की ये विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। और जैसे हमने बी, सी और ई को फाइंड किया उसके अनुसार हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 133। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है और टीचिंग एप्टीट्यूड से ही संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 में शिक्षण की विधि दी गई है, दूसरी तरफ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो शिक्षण विधि को उसके उदाहरण के साथ आपको मैच करना और नीचे दिए गए कूट के अनुसार, यानी कि ये 4 विकल्प जो कूट के अनुसार आपको दिए गए हैं इसी में से आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर बताना है। अब आइए हम इसे मैच कर लेते हैं और आप भी इसे मैच करिए। सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर, एककल्पीय शिक्षण विधि, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। एककल्पिक शिक्षण विधि ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। दल शिक्षण और प्रदर्शन, दल का मतलब टीम की बात की जा रही है, टीम टीचिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर, बी आपका कि संवादी शिक्षण विधि, ये जिसको इंग्लिश में डायलॉग्स टीचिंग भी बोला जाता है। जैसे कि आपके अलग अलग डायलॉग्स दिए जाते हैं जिनको बोलना होता है, तो संवादी शिक्षण विधि किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट अध्ययन और अनुशिक्षण इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। केस स्टडी एंड ट्यूटोरियल जिसको बोला जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद सी है आपका कार्य आधारित शिक्षण विधि, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। अनुरूपण और भूमिका निर्वहन जिसको इंग्लिश में सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग कहा जाता है। रोल प्लेइंग यानी कि भूमिका निर्वाह जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद डी है आपका स्वाध्याय आधारित शिक्षण विधि, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना था। आई होप कि आपने इसको मैच कर लिया होगा और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ शिक्षण की विधि दी गई थी, एककल्पीय शिक्षण विधि, दल शिक्षण जिसको टीम टीचिंग कहा जाता है, प्रदर्शन इसका एग्जाम्पल बेहतरीन है, संवाद शिक्षण विधि, विशिष्ट अध्ययन और अनुशिक्षण यहाँ पर आपका हो गया था, कार्य आधारित शिक्षण विधि जो कि यहाँ पर आपका
रोल प्लेइंग से आपका संबंधित था, भूमिका निर्वहन, फिर उसके बाद स्वाध्याय आधारित जो कि साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से संबंधित था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 134 और ये आपका स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिया गया है, दोनों को आपको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद से आपको नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पढ़िए, समझिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए कथन पहले में क्या बोला जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। कथन दूसरा बोला जा रहा है कि निर्माणात्मक आकलन औपचारिक होता है जबकि संकल्पनात्मक आकलन जो है अनौपचारिक होता है। अब इन दोनों को समझना है, उसके बाद से ही आप राइट आंसर, अगर आपने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद से आप अपना राइट आंसर भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सत्य है और लेकिन कथन दूसरा आपका असत्य है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कथन पहला क्या है आपका सत्य है, कथन दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता यानी इंगेजमेंट का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है, तो सही बात है यहाँ पर कि अधिगम प्रक्रिया में जो संलग्नता या इंगेजमेंट होती है छात्र की, वो जो है विनियोजित समय में होता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ये निर्माणात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात का कह रहा है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में, कि औपचारिक होता है जबकि संकलनात्मक आकलन अनौपचारिक होता है। ये बात आपकी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक आकलन को भी जो है और संकलनात्मक आकलन को भी जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में जो है क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कथन दूसरा गलत, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 135। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, यानी अभिकथन और ये कारण वाला क्वेश्चन है। सीधे आप इस तरीके से समझिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर यूनिट में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका चाहे आपका आईसीटी हो, फिर या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, हायर एजुकेशन हो, पीपल एंड इन्वायरमेंट आपका हो, तो इन सभी यूनिट में आपको अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे उस यूनिट के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ही आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा क्या जा रहा है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि आईसीटी आधारित गैजेट में यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथेष्टीकरण से है। और कारण बोला क्या जा रहा है कि अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोग होनी चाहिए। अब दोनों को समझ लेना है आपको, फिर उसके बाद से राइट आंसर अपना बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। और कारण जो है विकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित जो गैजेट्स हैं उसमें प्रोजेक्टर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आप सभी को पता है। यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथेष्टीकरण से, सही बात है कि छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो है चीज़ों को पढ़ता है। जैसे चाहे हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, चाहे डिजिटल बोर्ड हो गया, और भी बहुत सारे आपके आईसीटी आधारित जो है सहायता प्रणाली होती हैं, हेल्पिंग टूल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप जो है अधिगम को बेहतर बनाने में करते हैं। तो ये तो बात आपकी पूरी तरीके से सही है। कारण बोला जा रहा है कि अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोग होनी चाहिए, यानी कि अधिगम के परिणामों के संवर्धन यानी उसको बढ़ाने के रूप में उपयोग होनी चाहिए। तो सही बात है, यानी जो आईसीटी आधारित जो आपके गैजेट्स हैं या सहायता सामग्री प्रणाली है, तो वो सभी जो है अधिगम जो परिणाम होते हैं उनके संवर्धन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कारण जो अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 136। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड से ये संबंधित आपका क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है निम्नांकित में से किस अध्ययन में अनुसंधान के उदत्त मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला दिया गया सहभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन, बी है कार्योत्तर अध्ययन, सी है आपका प्रायोगिक अध्ययन, डी है विवरणात्मक सर्वेक्षण अध्ययन।
अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन में अनुसंधान के उदत्त मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है। ये जो है सहभागी अवलोकन आधारित अध्ययन को नृवंश विज्ञान अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सहभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन को जो है नृवंश विज्ञान अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 137 और ये भी क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि परिकल्पना आधारित नियम न पर अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि परिकल्पना आधारित नियम पर जो है अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं उनके संदर्भ में और आपको इनको पढ़ लेना है। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर भी बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, एक तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पर, फिर उसके बाद से सी हो जाएगा और उसके बाद से ई हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया, परिकल्पना आधारित नियम पर अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता अध्ययन में असंयुक्त हो जाता है और इसके साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्चर है संबंध स्थापित करना चाहता है और मापित सामाजिक तथ्यों में प्रेक्षित परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है और इसके साथ ही साथ सार्वभौम संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण के प्रतिपादन का प्रयास करता है। यानी जो भी रिजल्ट आए या जो भी कुछ वो एक सिद्धांत या थ्योरी या कॉन्सेप्ट बनाए वो आपका क्या हो, सार्वभौमिक संदर्भ युक्त सामान्यीकरण के प्रतिपादन का वो प्रयास करता है। तो ये जो है परिकल्पना आधारित नियम अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित करता है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए सी ई के बारे में दिया गया। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 138 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित एक मैचिंग वाला, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बोल रहा हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड से जो है संबंधित ये क्वेश्चन मैचिंग वाला दिया गया है। एक तरफ सूची 1 में शोध के प्रकार, सूची 2 में शोध का लक्ष्य, यानी कि कौन से शोध का प्रकार जो है उसका लक्ष्य क्या है उसके संबंध में ये मैचिंग वाला क्वेश्चन बनाया गया है। नीचे 4 विकल्पों में से आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए इसे हम मैच करते हैं। देखिए सिंपली सबसे पहले मौलिक अनुसंधान दिया गया है यहाँ, जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो किसके साथ मैच कर जाएगा, ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। क्षेत्र विशेष में ज्ञानकोश का संवर्धन करने के लिए जो है मौलिक अनुसंधान किया जाता है, यानी कि जिस क्षेत्र से संबंधित आप रिसर्च कर रहे हैं यानी किसी विषय के संदर्भ में, तो वो उस विषय कोश में नए ज्ञान तथ्य को जो है जोड़ने या उसको बढ़ाने का काम करता है मौलिक अनुसंधान। फिर उसके बाद से बी जो है आपका व्यवहात अनुसंधान जो होता है, जिसको इंग्लिश में अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। इसको याद रखना है, हिंदी में बोला है ऐसे लेकिन अप्लाइड रिसर्च इसको बोला जाता है। ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रायोन्यता का अन्वेषण करना, यानी कि पहले से जो स्थापित सिद्धांत है उनकी जांच करना, इस तरीके से ये आपका जो है अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से आपका क्या दिया गया, सी क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना, ये जो है क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च का मुख्य लक्ष्य होता है। फिर डी है मूल्यांकन परक अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में इवेल्युएटिव रिसर्च भी कहा जाता है। तो ये मैच कर जाएगा आपका पहले के साथ, यहाँ पर हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करना इसका लक्ष्य होता है। तो सिंपली ऐसे मैच कर लेना था, जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बी ऑप्शन आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 139 और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। तो कथन को पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर देना है। अब देखिए कथन पहले में क्या बोला जा रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही संबंधित क्वेश्चन है। अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है, अतएव अनुसंधानों में शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी हो जाता है। अब कथन दूसरा बोला जा रहा है कि अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्यकर है, न कि अनिवार्य और निरपेक्ष। अब क्या करना है कि दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है, जैसे कि बोला जा रहा है कि अवलोकन करिए इसका।
उसके बाद से इन 4 विकल्प में से राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि कथन में पहले में क्या बोला गया था आपका कि अनुसंधान के प्रत्येक चरण में जो है वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है, यानी कि जो रियलिटी है उसकी बात की जा रही है। अगर रिसर्च आप कर रहे हैं तो रिसर्च के प्रत्येक चरण में जो आपके चरण हैं उसमें वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है। और अतएव यहाँ पर जो बोला जा रहा है आपसे, अनुसंधानों में जो है शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी हो जाता है, यानी कि नैतिकता की बात की जा रही है। तो ये तो बात आपकी सही है। कथन दूसरे में जो बोला गया कि अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्य है, न कि अनिवार्य और निरपेक्ष। देखिए आईसीटी का आप इस्तेमाल करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि ये आप पर अनिवार्य है, लेकिन जब आप आईसीटी का उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये ज़्यादा आपके रिसर्च में हेल्प करता है, यानी कि समर्थनकारी और सुसाध्यकर होता है, लेकिन ये आपका अनिवार्य नहीं है। ये भी बातें बोली जा रही है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 140 और ये भी क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है और नीचे 4 विकल्प में से आंसर देना है आपको। अभिकथन ए में दिया है, देखिए मैं तो सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करिए, आप भी सॉल्व करिए, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाइए, तभी तो आप परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभिकथन ए में दिया गया है कि शोध परिकल्पना H1 प्रत्यक्ष सत्यापित नहीं की जा सकती। कारण क्या बोला जा रहा है कि निराकलीय परिकल्पना H0 अनुसंधानकर्ताओं के इस दावे में सहायक होती है कि उसके शोध परिणाम आकस्मिक अथवा संयोगवश नहीं है। अब दोनों को पढ़ लेना, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद से आप राइट आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त समय मिलेगा। जब आप सोचोगे तो आंसर भी कुछ समझ में आएगा। ऐसे कंटिन्यूस तो वीडियो आपकी निकल जाएगी। ये रटने वाली चीज़ नहीं, ये समझने वाली चीज़ है, तो समझिए और इसे सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए याद रखना, अभिकथन में जो आपसे बोला क्या जा रहा है कि शोध परिकल्पना H1 प्रत्यक्ष सत्यापित नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इसको आप सत्यापित नहीं कर सकते हैं, जो हाइपोथेसिस 1 आपकी दी गई है, क्योंकि आपकी एक परिकल्पना ही होती है, एक हाइपोथेसिस होती है, तो प्रत्यक्ष सत्यापित नहीं की जा सकती। ये बात अपने आप में पूरी तरीके से सही है। और उसके बाद से जो तर्क या आपका कारण दिया गया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि निराकरणीय परिकल्पना H0 अनुसंधानकर्ताओं के इस दावे में सहायक होती है कि उसे शोध परिणाम आकस्मिक अथवा संयोगवश नहीं है। ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी निराकलीय जो परिकल्पना आपकी होती है, जिसको इंग्लिश में नल हाइपोथेसिस बोला जाता है, इसको याद रखना है। H0 अनुसंधान कर्ता के इस दावे में सहायक होती है कि उसके शोध परिणाम आकस्मिक अथवा संयोगवश नहीं है। तो ये भी आपका कारण सही है और जो है विकथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 141 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि श्रोता तक किस प्रकार के संदेश का संचार सर्वाधिक कीलेस्ट है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। और यहाँ पर ये कीलेस्ट का मतलब ये मत समझ लीजिए कोई टफ वर्ड है, ये मोस्ट जो है आपका डिफिकल्ट बात की जा रही है। इसका मतलब मोस्ट डिफिकल्ट, यानी श्रोता तक किस प्रकार के संदेश का संचार जो है बहुत ही कठिन है। कीलेस्ट का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक संचार, जनसंचार, अंतःवैयक्तिक संचार या समूह संचार। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जनसंचार जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन है आपका। तो याद रखना है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि जनसंचार संप्रेषण में श्रोता तक संदेश का संचार सर्वाधिक जो है आपका कठिन है या क्लिष्ट होता है। इसमें मास पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इससे मौखिक या लिखित मीडिया के माध्यम से आबादी के बड़े हिस्से में सूचना प्रदान किया जाता है। उदाहरण के तौर पे पत्र पत्रिकाएं, इसमें बड़े समूह को जो है, मतलब एक व्यक्ति तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ता नहीं है, तो बड़े समूह को जो इसमें इंफॉर्मेशन है उससे इन्फ्लुएंस किया जाता है। समाचार पत्र है, रेडियो है, मीडिया है, टेलीविजन है आदि। तो रेडियो के माध्यम से भी, जैसे कि मन की बात हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो बड़े जन समूह को जो है संबोधित करते हैं। उसके माध्यम से मीडिया में आपका जो समाचार एजेंसियां हैं उनके माध्यम से भी जो है अपनी सूचनाओं, अपने जो योजनाएं हैं उन सब के बारे में बताते हैं। तो बड़े जो है यहाँ पर लेवल पे ये काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये कठिन होता है, आसान नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 142
अब देखिए ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाला है, कम्युनिकेशन से संबंधित है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको आंसर देना है। तेजी के साथ मैं बढ़ रहा हूं कि ताकि कम समय में क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकूं। अब देखिए कथन पहले में दिया गया कि संदेश विवादास्पद हो तो श्रोताओं का कोलाहल प्रबल हो जाता है। कथन दूसरा है कि श्रोता की विचार दृष्टि में परिवर्तन किसी भी संचार में असंभव होता है। अब दोनों को आपको समझना है और उसके बाद से अपना राइट आंसर देना है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सत्य है लेकिन कथन दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तो काट दीजिए कथन दूसरा और पहला कथन आपका सही हो जाएगा। अब इसको समझते हुए चलते हैं। संदेश विवादास्पद हो तो श्रोताओं का कोलाहल प्रबल हो जाता है, यानी कि अगर कोई विवादास्पद देखते हैं आप आए दिन मीडिया में कुछ न कुछ विवादास्पद जो नेता होते हैं वो अपने बयान देते रहते हैं, लेकिन उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होने लगती है, तो श्रोताओं का कोलाहल प्रबल हो जाता है अगर कोई विवादास्पद जो आपके संदेश हैं। तो ये तो आप देखते हैं आपके जो प्रेजेंट टाइम में सारी चीज़ें हो रही हैं और आसपास भी आप इसको समझ पा रहे हैं। और श्रोता का विचार दृष्टि में परिवर्तन किसी भी संचार से असंभव होता है, ये गलत दिया गया है, संभव होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका कथन पहला सत्य होगा लेकिन कथन दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 143 और ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है और ये आई थिंक रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित एक क्वेश्चन नहीं, ये कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड आई थिंक। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, यहाँ पर चारों विकल्पों को आपको समझना है और राइट आंसर आपको देना। देखिए पढ़ेंगे तो भी समय लगेगा और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो आप पढ़ सकते हो इसको। अभिकथन ए में दिया गया कि अनुसंधान को स्पष्ट यहाँ पर बोला क्या गया था आपसे कि अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का अति सरलीकरण किया गया है। कारण आर दिया गया है कि लोग अब अपनी रुचि में मीडिया का काफ़ी उपयोग करना चाहते हैं। अब इनका आपको अवलोकन कर लेना है, इनको समझना है, उसके बाद से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए अभिकथन में क्या बोला गया कि अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का अति सरलीकरण किया गया है, ये आपका पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। और कारण में यह बोला जा रहा है आपसे कि लोग अब अपनी रुचि में मीडिया का काफ़ी उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि अब देखते हैं मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यानी करना चाहते हैं, ये आपका सत्य है। इसलिए कारण जो है विकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 144। देखिए ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से पूछा गया कि संचार संबंधी भौतिक बाधाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं, किंतु निम्नांकित में से संबंध मनोवैज्ञानिक व्यवधान शेष क्या रह गई हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको समझना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो एक तो आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद से डी हो जाएगा और उसके बाद से ई हो जाएगा, यानी औपचारिक भाषा में, भावात्मक अपील में और सांस्कृतिक अभिवृत्ति में। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिए संचार संबंधी भौतिक बाधाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं, किंतु औपचारिक भाषा, भावात्मक अपील, सांस्कृतिक अभिवृत्ति में मनोवैज्ञानिक व्यवधान शेष रह गए हैं आपके। और संचार में भौतिक बाधा एक पर्यावरणीय और प्राकृतिक स्थिति होती है जो प्रेषक से रिसीवर तक एक संदेश भेजने में संचार बाधा के रूप में कार्य करती है। नवीन प्रौद्योगिकी ने इस समस्या का समाधान करने में काफी ज्यादा मदद की है। क्वेश्चन में आपसे स्पष्ट यही पूछा गया था, संचार संबंधी भौतिक बाधाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं, मतलब जो बाधाएं होती थी कम्युनिकेशन के बीच में जब 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, तो ये बाधाएं आपकी कम हो रही है और इसमें हमारी जो तकनीक है या प्रौद्योगिकी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो इसमें औपचारिक भाषा में, भावात्मक अपील में और सांस्कृतिक अभिवृत्ति में यहाँ पर व्यवधान शेष आपका रह गया और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 145 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और ये भी कम्युनिकेशन वाले यूनिट से लिया गया है और मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये। सूची 1 में संचार के तत्व दिए गए हैं, सूची 2 में मूलभूत विशेषताएं दी गई हैं। अगर ध्यान से आप गौर करेंगे और कई सालों के आपने पेपर सॉल्व किए होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते होंगे थोड़े शब्द में हेरफेर करके, जो प्रीवियस ईयर से उठा के एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप इसे मैच करिए यहाँ पर संचार के तत्व को जो है मूलभूत विशेषताओं के साथ।
तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्रोत, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा, जिसको सोर्स बोला जाता है। बातचीत और गैर वाचिक संकेत देने वाला व्यक्ति अथवा घटना। फिर उसके बाद से आपका प्रापक दिया गया यानी कि जिसको रिसीवर बोला जाता है, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, संदेश की व्याख्या करने वाला व्यक्ति। और इसके साथ ही साथ सी आपका जो दिया गया मैसेज यानी संदेश, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, सोर्स से वाचिक और गैर वाचिक संकेत। और फिर उसके बाद चैनल डी जो दिया गया ये मिल जाएगा आपका पहले के साथ करने हेतु प्रयुक्त साधन। तो सिंपली आपको ऐसे मैच कर लेना था और नीचे ये ऑप्शन ए बी सी और डी में से आपको अपना राइट आंसर बताना था। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सोर्स, रिसीवर, मैसेज, चैनल, इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में या ऐसे क्वेश्चन कई आपको देखने को मिलेंगे कम्युनिकेशन वाले यूनिट से, जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया और उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे तरीके से समझा भी होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बड़ा आसानी के साथ आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो यहाँ पर आज का सेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने कराए, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है, नहीं समझ में आया होगा, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट में जो है लिखकर उसके माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बाकी वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे और हमारा ये जो एफर्ट है वो आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इसे शेयर करिए जरूरतमंद दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। बाकी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि किसी यूनिट से संबंधित जो है आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से उस कंटेंट को या उस टॉपिक को आपको क्लियर कराऊं। और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो है इसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अब देखिए कंटेंट तो हम प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट, और इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन जुड़े जो नए अपडेट्स होते हैं, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़े अपडेट होते हैं, ऑथेंटिक जो जानकारी होती है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो आप उसके लिए भी अगर चाहते हैं जॉब अपडेट है उससे रिलेटेड भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको जो है ऑथेंटिक अपडेट प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। और आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।